पाकिस्तान की मायनाज गुलकारा जिसे मलका गजल का लक़ब दिया गया। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जो लौहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। इकबाल बानो जुल्म के खिलाफ एक आवाज, जाबर आमर हुक्मरान के खिलाफ ये आवाज जिसने पाकिस्तान में जारी जुल्म को अपनी आवाज में ऐसे ढाला कि ये आवाज पूरी दुनिया में सुनी गई। ये 1984 का साल है। पहली बार फैज अहमद फैज मेले का इनकाद हुआ। इस मेले में मुशायरे के बाद मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था। मुशायरे के बाद जब ये प्रोग्राम खत्म होने लगा तो रात के अंधेरे में अल हमरा हाल में एक आवाज गूंजी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। इस आवाज ने चलते कदम रुकवा दिए। लोग पीछे मुड़ने पर मजबूर हो गए। आवाज की लय बढ़ती गई और लोगों का तजस्सुस भी बढ़ता गया। ये आवाज थी इकबाल बानो की, जिसके गीत और गजलें दुनियाए मौसीकी में एक अलग शान के साथ अपनी पहचान रखते हैं। इकबाल बानो ने अपने कैरियर का आगाज ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन लाहौर से किया। मलका गजल का लक़ब पाने वाली इकबाल बानो 1935 को दिल्ली शहर में पैदा हुई। इकबाल बानो बहुत छोटी थी कि पड़ोस में एक तान की जानब मुतवज्जे हुई और उसकी जानब चल भी पड़ी और उसी आवाज के साथ अपनी आवाज भी मिलाने लगी। उस्ताद ने जब ये पूछा कि ये लड़की कौन है तो बताया कि ये पड़ोस में रहती है। उस्ताद इकबाल बानो की जादुई आवाज को पहचान चुके थे, लेकिन इकबाल बानो के घर वालों की जानब से सख्त पाबंदियों का सामना था। जब घर वालों को मालूम हुआ तो उन्होंने इकबाल बानो का पड़ोस में जाना बंद कर दिया। इकबाल बानो ने अपने दोस्त को कहा कि अपने अब्बा से कहो कि मेरे वालिद से बात करे कि मुझे गुलकारी सीखनी है। इकबाल बानो के वालिद ने कहा कि हमारी फैमिली में गाने का रिवाज नहीं, मैं कैसे इजाजत दे दूं। एक बार फिर उस पड़ोसी ने जोर देकर कहा कि यह कोई जुर्म नहीं, ये तो एक फन है। कुदरत ने इसको इतनी अच्छी आवाज दी है, तुम इसे क्यों जाया कर रहे हो। सीखने तो लड़की का शौक है। मगर इकबाल बानो के वालिद ने साफ इनकार कर दिया। फिर इकबाल बानो ने अपनी वालिदा से मिन्नत समाजत की, लेकिन वो अपने शोहर के फैसले के आगे बेबस थी। और फिर आखिरी रास्ता एहतजाज का नजर आया। इकबाल बानो ने एहतजाजन लिखना पढ़ना छोड़ दिया। वालिद ने जब देखा कि उसकी जिद की वजह से बच्चे की पढ़ाई मुतासिर हो रही है तो वालिद इकबाल बानो को रेडियो स्टेशन लाहौर बच्चों के प्रोग्राम में ले गए। रेडियो पाकिस्तान लाहौर स्टेशन से इकबाल बानो ने बच्चों के गीत सुनाने शुरू कर दिए। रेडियो से वाबस्ता कंपोजर्स ने उनकी आवाज को सुनकर कहा कि इस लड़की में बहुत सलाहियत है। उन्होंने कुछ गीत कंपोज कर दिए तो इकबाल बानो ने बहुत अच्छे तरीके से गा दिए। फिर उन्होंने गजल दी, वो भी इकबाल बानो ने बहुत आसानी के साथ सुना दी। किस्सा मुख्तसर, इकबाल बानो के वालिद को मालूम हो गया कि उसकी बच्ची में वाकई ही बहुत टैलेंट है और यहाँ से अपनी बेटी का मुकम्मल साथ देने का फैसला किया। फिर बकायदा मौसीकी के मुतालिक तालीम दिलवाने का तहिया कर लिया और क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद चांद खान के पास ले गए। यूं इकबाल बानो ने उस्ताद चांद खान और उस्ताद करीम खान से मौसीकी के मुतालिक तालीम ली। फिर इकबाल बानो ने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन लाहौर जाकर गीत गाने शुरू कर दिए। जब पाकिस्तान बन गया तो इकबाल बानो अपनी फैमिली के साथ मुल्तान से लाहौर शिफ्ट हो गई। 1954 में फिल्मी सफर का आगाज किया। पहली फिल्म मुंदरी, उसके लिए अपनी आवाज दी। यहां से फिल्मी कैरियर का आगाज हुआ। बेशुमार फिल्मों में बतौर प्लेबैक सिंगर गाती रही। तकरीबन 42 फिल्मों में 60 के करीब गीत रिकॉर्ड करवाए, जिनमें कई गीत सुपरहिट हुए। इकबाल बानो ने अपने कैरियर के अरूज पर और जवानी में ही सिर्फ 17 साल की उम्र में घर वालों की रजामंदी बल्कि घर वालों की मर्जी से मुल्तान के एक जमींदार से शादी की। यह शादी 1952 को हुई। उस वक्त इकबाल बानो की उम्र सिर्फ 17 साल थी। शादी करने से पहले यह शर्त रखी कि शोहर गुलकारी से नहीं रोकेगा। शादी के बाद शोहर ने बीवी का भरपूर साथ दिया। इकबाल बानो का पहला गीत जो फिल्मों में सुपरहिट हुआ, उसके बोल थे, पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के। तू लाख चले रे गोरी थम थम के। 1974 में हुकूमत पाकिस्तान की जानब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया। 1980 का साल बहुत भारी और गमजदा साबित हुआ। शरीके हयात जिसने हर मोड़ पर इकबाल बानो का बहुत साथ दिया, वो हमेशा के लिए चला गया और यूं इकबाल बानो अकेली रह गई। यहां से इकबाल बानो के दूसरे दौर का आगाज हुआ।
ये दौर था जियाउल हक की आमरीत का दौर। इकबाल बानो फैज अहमद फैज की सोहबत में आ गईं और इस आमरीत की मुखालफत का हिस्सा बन गईं। इकबाल बानो की कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो के साथ भी कुर्बत थी और जब इकबाल बानो ने फैज अहमद फैज का कलाम पढ़ा, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, हम देखेंगे। इस गजल ने इकबाल बानो को बरसगीर समेत पूरी दुनिया में मकबूल कर दिया। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले इकबाल बानो को इसी गजल ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। यूं महसूस होता है कि फैज अहमद फैज का यह कलाम सही मायनों में इकबाल बानो की आवाज के लिए तख्लीक किया गया हो। पाकिस्तान में इकबाल बानो को इंडिया में गजल गायिका बेगम अख्तर के हम पल्ला करार दिया जाता था। इकबाल बानो की आवाज पर मर मिटने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद थे, क्योंकि ये आवाज जियाउल हक की आमरीत के खिलाफ एक मुस्तनद आवाज बन चुकी थी और यूं जियाउल हक की आमरीत अपने अंजाम को पहुंची। कुछ अरसा गजलों का सिलसिला जारी रहा, फिर इकबाल बानो ने गोशा नशीनी अख्तियार कर ली। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में खुद को टीवी और मीडिया से मुकम्मल दूर रखा। इकबाल बानो के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बेटों के नाम हमायूं और अफजल, जबकि बेटी का नाम मलिहा। ज़ईफुल उम्र की वजह से खुद को बहुत महदूद कर लिया था। फिर वो दिन भी आया जो हर इंसान की जिंदगी में लाजिम है, मौत का फरिश्ता। 21 अप्रैल 2009 को गजल की इस मलका को हमसे छीनकर हमेशा की ना खत्म होने वाली जिंदगी की जानब ले गया। बवक्ते मौत इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर में जेरे इलाज थी। सोगवारान में 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ी। लाहौर गार्डन टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। बहुत ही अफसोस से बताना पड़ रहा है कि इकबाल बानो की नमाज जनाजा में फिल्म और टीवी की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले बहुत कम लोगों ने शिरकत की। गूगल ने इकबाल बानो की 81वीं सालगिरह पर उनको खराज तहसीन पेश किया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इकबाल बानो को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए आपकी खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर गजल की इस मलका को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। अल्लाह पाक इकबाल बानो के दर्जात बुलंद करे। दोस्तों, इनकी गायकी के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।